बॉडी एज क्या होता है, कैसे होता है। आजकल जो हम लेटेस्ट ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग 25 के हैं, 30 के हैं, लेकिन वो फील नहीं कर रहे 25-30 जैसा। वो फील कर रहे हैं कि वो 70 के हो गए हैं, 60 के हो गए हैं, जल्दी थक जाते हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डाइजेशन अच्छा नहीं रह रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप आजकल के यंगस्टर्स में देख रहे हो। तो इसका मेजर रीज़न क्या होता है? तो मेजर रीज़न जो होता है वो होता है बॉडी एज। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मणिकांत और मैं हूं एक न्यूट्रिशनल कोच दिल्ली हेल्थ क्लब में। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अराउंड बॉडी एज। तो बॉडी एज सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी एज होता क्या है। तो बॉडी एज है आपका, देखिए दो तरह की एज होती है हमें कहते हैं। एक जो होता है आपकी एक्चुअल एज, जो आपका जन्म है, जन्म से लेकर के आज की जो भी डेट है उसके बीच का जो डिफरेंस है, कोई 27 साल 28 साल जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट होकर के आपका बनता है, विच इज़ दी नॉर्मल योर एज हम कह सकते हैं, या फिर एक्चुअल एज। दूसरा जो एक होता है उसे हम न्यूट्रिशन या फिर हम इन भाषाओं में हम लोग कहते हैं बॉडी एज। बॉडी एज क्या होता है? बॉडी एज है आपका कि बायोलॉजिकली आपकी एज क्या हो रही है, यानी आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी एजिंग कैसे हो रही है। जैसे आप जानते हो कि कोई भी चीज़ जब, जैसे आप घर का एग्जांपल लो, तो घर जैसे शुरू में बन रहा होता है, तो बनते 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 जब वो फुल शेप में आ जाता है, फुल बॉडी मतलब एकदम बन के तैयार हो गया, तो उसी तरह से हमारी बॉडी है जो फुल बन के तैयार होती है आपकी 25 के आसपास की उम्र में, आपकी बॉडी फुल एक शेप लेती है। उसके बाद, या किसी लोग का 23 से 25 तक का रहता है, और उसके बाद फिर बॉडी जब पूरी शेप में आ गई, उसके बाद जैसा आप न्यूट्रिशन लेते हो, जिस तरह से आप खान पान रखते हो, जो भी चीज़ें रहती हैं उसके हिसाब से चाहे तो वो बॉडी मेंटेन होती है, उसमें एक पर्टिकुलर एजिंग होती है, या फिर वो रिड्यूस होता है। तो वो पूरे तरह से डिपेंड करता है उसके बाद का। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि बॉडी एज से फैक्टर क्या क्या होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी एज कम है या ज़्यादा है। सो देखिए, नॉर्मली जो हम लोग तरीका अपनाते हैं, एक है बॉडी कॉम्पोजिशन चेकअप, जो दिल्ली हेल्थ क्लब है, यहाँ पर कोई भी आता है तो हम उनका करते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन चेकअप। बॉडी कॉम्पोजिशन चेकअप में एक फैक्टर है जिसे कहते हैं बॉडी एज। उसमें एक्चुअली वो कैलकुलेट करके इट शोज़ कि आपकी बॉडी एज क्या है, और फिर उसके बेसिस पे वी डू दैट। या फिर अगर आप कोई चेकअप वगैरह नहीं करा रहे हैं, आपके घर में मशीनें वगैरह इस तरह की कुछ भी नहीं है, या आपके आसपास भी कहीं कुछ नहीं है, तो द अदर थिंग इज़ कि आप देखो कि आप फील कैसा कर रहे हो। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप हो 25 के, थोड़ा बहुत भी काम कर लिया आपने, ज़्यादा काम कर लिया तो आप थकावट हो जा रही है, थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज वगैरह कर लिया तो हाथों पैरों में दर्द शुरू हो जा रहा है, ठीक है, आपके मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हो तो काम करने में मन नहीं लग रहा है हमेशा, या फिर नॉजीनेस जैसा लग रहा है इस तरह की, या फिर आपके जो बाल हैं, बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, स्किन जो है, स्किन पैचेस में काले धब्बे जो आते हैं वो हो रहे हैं, डार्क सर्कल्स हैं वो हो रहे हैं, स्किन जो है, स्किन में इरिटेशन या फिर इस तरह की कुछ, मतलब नॉर्मल नहीं, कुछ भी एबनॉर्मल सा कुछ बिहेवियर दिख रहा है आपको, तो दैट मीन्स कि जो भी ऑर्गन उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो ढंग से काम नहीं कर रहा, और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी पे दिखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं जो नॉर्मली हम कह सकते हैं, जो सिम्टम्स जिसको हम कह सकते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जो दिखते हैं, मतलब बॉडी जब एज हो रही है, तेज़ी से एज हो रही होती है। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका डाइजेशन। आप देखो, जब आपकी बॉडी एज होना शुरू होती है तो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है आपके डाइजेशन पे। पहले जब आप 25 के थे, 22 के थे, 23 के थे, तब आप कुछ भी खाते थे पच जाता था, पेट खराब नहीं होता था। अब जब आप खाना शुरू करते हो, कुछ भी खाते हो, तो गैस बनने लग जाती है, पेट थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगता है, ठीक है, एकदम नॉजीनेस, मतलब फील लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, या फिर सर भारी लग रहा है। तो पहला सबसे इफेक्ट होता है डाइजेशन पे। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, देन कई लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो ये भी एक उसका है मेजरली, दैट्स कि आपकी बॉडी जो है वो ठीक से जो भी खाना आ रहा है उसको प्रोसेस नहीं कर पा रही है इसकी वजह से। तो सबसे पहला जो फ़र्क दिखेगा आपको दिखेगा डाइजेशन में, आपके डाइजेशन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो दैट्स नंबर 1।
नंबर 2 जो दिखेगा आपको एक्टिविटी, वो है आपके फिजिकल में। जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आप देखो बहुत जल्दी आप थक रहे हो, ठीक है। और जैसे ही कुछ अगर कभी आपने एग्जॉस्टिव किया, हल्का सा भी एग्जॉस्टिव किया, तो बॉडी पेन हो रहा है, ठीक है। एंड बॉडी पेन तो हो रहा है, तो नॉर्मल कोई भी आप जा करके आज के दिन आप 2 किलोमीटर रनिंग कर लो फुल स्पीड में, तो डेफिनेटली बॉडी पेन होगा। लेकिन वो बॉडी पेन कितनी देर तक रह रहा है? क्या अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ भी ऐसे काम किया आपने, 102 दिन के अंदर रिकवरी हो जा रही है? अगर वो हो रही है, दैट मीन्स आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी तरीके से जो डैमेज सेल्स हैं, डैमेज टिश्यूज हैं, उसको मैनेज कर रही है। अगर वो रिकवरी में हफ्ता लग रहा है, 15 दिन लग रहा है, एक बार दर्द शुरू हो गया तो 15 दिन तक वो जा नहीं रहा, 20 दिन तक जा नहीं रहा, दैट मीन्स कि वहाँ आपकी जो बॉडी है उस एरर को, या फिर कहें कि उस जो भी ब्रेक डाउन हुआ है मसल से टिश्यू का, उसको रिपेयर नहीं कर पा रही है, यानी कि बॉडी एज आपकी बढ़ गई है। तो नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स फिजिकल एग्जॉशन। ये फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हो तो उसके बाद बॉडी में जो पेन होता है या जो वेयर एंड टियर होता है, वो कितनी जल्दी रिपेयर हो रहा है, और आप क्या वो रिपेयर फील कर रहे हो, नहीं फील कर रहे हो, ठीक है। थर्ड पार्ट जो दिखता है वो है आपके स्किन और हेयर्स पे फर्क। कैसे? हेयर्स, इवन नेल्स पे फर्क। जैसे आपके बाल जो हैं वो समय से पहले सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, आपको बाल झड़ने लग गए हैं। जो स्किन है, स्किन में डलनेस आ गई है, ठीक है। जो नेल्स हैं, नेल्स में देखो वाइट लाइंस आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो ये जो वाइट लाइंस आ रही हैं, तो ये सारा कुछ आपका न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो दैट्स अनदर थिंग। आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। कई लोग का ऐसा होता है जब आप 30 के क्रॉस करते हैं तब लोगों का बहुत तेज़ी से एज बढ़ता है, और उस समय दिखता है कि उनके जो सर्कल है, सर्कल में ना ब्लैक कलर के पैचेस आने शुरू हो गए। तो पैचेस आने शुरू हो गए तो देन अगेन वो भी बहुत बड़ा है कि इम्पैक्ट पड़ता है कि पैचेस आने शुरू हो गए। दैट मीन्स अगेन जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिपेयर नहीं कर रहे हैं, जो टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर उस लेवल पे नहीं हो रही हैं, इसकी वजह से भी ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आपकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होने लग गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मैं अपनी अगर बात करता हूं, तो मेरी एज इस समय 40+ है, 41 मेरा शुरू हो चुका है। और अगर मैं अभी से पहले की बात करूं, जैसे मैं 20s की बात करूं, तो मैं जा करके पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो कितना भी खा लूं, अगले दिन मेरे वेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में जब मेरी 40 एज हो गई है, अगर मैंने बाहर जा करके एक बर्गर, एक पिज़्ज़ा और एक कोक, सिर्फ अपने नॉर्मल रूटीन से एक्स्ट्रा ये 3 आइटम ऐड कर ली, तो अगले दिन अगर मैं चेक करूं तो मेरा वजन आधे किलो से 1 किलो तक बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स कि जब आपकी बॉडी एज होती है तो फैट का डिपोजिशन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा न्यूरोलॉजिकल जो हमारा डीएनए है वो इस तरह से ट्रेंड है कि जब एज बढ़ रही है बॉडी की, इन दैट केस फैट का स्टोरेज बढ़ाओ, क्योंकि आदमी बीमार पड़ सकता है, और बीमार पड़ेगा तो ये फैट का स्टोरेज उनको हेल्प करेगा बॉडी के फंक्शंस में। इसकी वजह से जो हमारा बॉडी है, जो ब्रेन है, वो इस तरह से ट्रेंड हो चुका है। तो जैसे ही कुछ भी खाते हो आप, एक्स्ट्रा उससे मिला, वो डायरेक्टली उसको स्टोर करना शुरू करता है। तो दैट्स अनदर थिंग कि जैसे ही अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा खा रहे हो, एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा कुछ भी कर रहे हो, तो आपका वेट बढ़ रहा है। तो अगर आप डेली वेट ट्रैक कर रहे हो तो इसको आप आसानी से देख सकते हो कि जब भी आपने कुछ एक्सेसिव जंक किया, प्रोसेस्ड फूड खाया या एक्स्ट्रा शुगर खाया, तला हुआ खाया, तो 102 दिन के अंदर में यू विल सी कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जा रहा है, ठीक है। दैट्स अनदर। तीसरी जो चीज़ आती है वो रहता है आपका स्टिफनेस पे। बॉडी जो है वो अकड़ जाती है कई बार, आप देखते हो एकदम बैठे हुए हैं तो कमर अकड़ गई, हाथ अकड़ गए, तो अकड़न हो रही है बॉडी में। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स कि आपकी बॉडी एज कर रही है। तो ये तो हम देख लिए कि बॉडी एज कर रही है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, मतलब और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में होता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है कि हमारी बॉडी एज करती क्यों है, जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी एक्चुअल एज है, उससे ज़्यादा बॉडी एज कर रही है, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके रीज़न 5-6 हैं, ठीक है। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन से क्या मतलब है? आप सबने पढ़ा होगा स्कूल में कि हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई है, सेल्स, देन उसके बाद टिश्यूज़, फिर ऑर्गन्स, और फिर हमारे जो भी और पार्ट्स हैं, ठीक है। तो और सेल्स और टिश्यूज़, इनको रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? इनको 2 पार्ट होते हैं, इनके लिए 2 फंक्शन होते हैं। एक तो होता है कि इनको सर्वाइव करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए? तो एनर्जी, विच इज़ ग्लूकोज, जो शुगर, फैट वगैरह इन सब से रहता है, दैट इज़ एनर्जी।
सेकेंड इज इनको अपने को रिपेयर करना है। रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। और अगर प्रोटीन आप नहीं दे रहे हो सही तरीके से, प्रोटीन के साथ साथ ऑफ कोर्स विटामिन मिनरल्स जो चीज़ें रहती हैं उनकी भी उतनी ही ज़रूरत है। तो अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना न्यूट्रिशन अगर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, यानी जो भी आपकी बॉडी, जैसे अगर हम वैसे एग्जांपल बात करें तो प्रोटीन की मेजरली हमारे खाने में डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि कार्ब्स तो हम जो भी खा रहे हैं उन सब में कार्ब्स और ये सारे मिल जाता है। लेकिन अगर प्रोटीन के केस में अगर बात करें तो आपकी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है? तो अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब थोड़ा बहुत ही दिन में 2 से 4,000 कदम आप चल लेते हैं, पूरे दिन बैठ करके काम करते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूं, जो मेरी जैसी लाइफस्टाइल है कि मैं सुबह उठा, अपना ऑफिस के लिए तैयार हुआ, गाड़ी में बैठ करके ऑफिस पहुंचा, ऑफिस से निकल करके फिर जाकर अपनी सीट पे बैठा, वहाँ पूरे दिन काम किया, देन अगेन गाड़ी में बैठ करके घर पे आ गया। अगर इस टाइप का आपका रूटीन है, जिसे हम कहते हैं डेस्क जॉकी, अगर आपका ऐसा रूटीन है, देन आपको चाहिए 1 kg वेट पे 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। यानी जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा वेट है 70 के हिसाब से 0.8 ग्राम यानी कि 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन मुझे चाहिए मेरी बॉडी के ऑर्गन्स को सही तरीके से रिपेयर करने के लिए। उसके अलावा जो आपके कार्ब्स हैं और मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब उसके साथ साथ, ठीक है, तो ये चाहिए। तो फर्स्ट इज कि क्योंकि आजकल हमारे बॉडी में, हमारे डाइट में पर्टिकुलरली बात करें तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, हम प्रोटीन उतना इंटेक कर ही नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी को सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो रिपेयर नहीं हो रहे। दैट्स नंबर 1। दूसरा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से क्या मतलब है कि जब आप एक्टिविटी नहीं करते हो, कुछ भी आप एक्टिविटी नहीं करते हो, तो होता क्या है कि जो टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में ना, हर बार क्या होता है कि जो भी सेल्स या टिश्यूज़ जो खराब हो रहे हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो जो टिश्यूज़ डैमेज होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी नहीं हो तो वहीं का पड़ा हुआ है तो वो पड़ा हुआ है। तो दैट्स अनदर थिंग। दूसरा, क्योंकि उनको स्ट्रेन नहीं पड़ता, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो लगातार उसी जगह पे रहते हैं, तो उनकी एक्सरसाइजिंग मूवमेंट वगैरह नहीं होती। तो जब मूवमेंट नहीं होते हैं तो वो स्टिफ हो जाते हैं। तो दैट इज़ नेक्स्ट वेयर इन कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ही कम हो गई हैं, वो भी एक मेजर रीज़न है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? नॉर्मल छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लीजिए, 10,000 कदम अगर दिन में आप चलते हैं तो दैट्स नॉर्मल। नेक्स्ट इज़ कि आप एक्सेस फैट खा रहे हैं। फैट मतलब आप तला हुआ काफ़ी खा रहे हैं। जो हम ऑयल की अगर बात करें तो नॉर्मल हमें लगता है कि हमारे घर में अगर 2 किलो तेल आ रहा है तो वही 2 किलो की ही कंजप्शन है। और अगर मेरे घर में 4 लोग हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं मैरिड हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 10 साल की है, मेरी लड़की 13 साल की है, देन हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो हमारे घर में लगभग 1 से 1.5 किलो तेल आता है। तो हमें लगता है कि यार हम ना ये 1 से 1.5 किलो जो तेल आ रहा है, 2 किलो तेल आ रहा है, यही तो हमारे घर में कंज्यूम हो रहा है, यही तो हमारी बॉडी में जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारा तेल हम कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे अलग सोर्सेस हैं। जैसे एक सबसे बड़ा सोर्स है आपका बिस्किट, जो आप खाने में खा रहे हो। बिस्किट, 2 बिस्किट ले ली, 4 बिस्किट ले ली, तो हर एक बिस्किट में अगर आप जाके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो उसमें 20% ऑयल है। यानी कि अगर आपने 100 ग्राम बिस्किट खाया तो 20 ग्राम तेल ले लिया आपने। सेम रस्क आप खा रहे हो, अगेन ऑयल भरा हुआ है। फैन खा रहे हो, ऑयल भरा हुआ है। चिप्स खा रहे हो, ऑयल भरा हुआ है। चॉकलेट खा रहे हो, चॉकलेट में भी ऑयल है। उसको आप देखोगे तो यू विल सी, इंग्रेडिएंट्स पढ़िए आप, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि उसमें वेजिटेबल ऑयल डाला हुआ रहता है। चॉकलेट्स, अगेन ऑयल। बाहर आपने खाया, मोमोज खाया, अगेन स्टीम मोमोज खाया, स्टीम मोमोज में भी ऑयल है, क्योंकि उसका जो वो तैयार होता है, डो जो तैयार होता है, उसमें खूब सारा ऑयल डाला जाता है। जब वो स्टीम हो रहा था उसमें ऑयल डालते हैं ताकि वो चिपके ना, उसमें ऑयल है। आप बर्गर खा रहे हो, अगेन ऑयल है। कुछ भी आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो उसमें ऑयल वो डालते हैं, क्योंकि उससे टेस्ट इन्हांस होता है, तो अगेन ऑयल। तो एक नॉर्मल जो हमें लगता है कि हमारे घर में, तो अगर जैसे मैं अपनी बात करूं तो 1 से 1.5 किलो तेल आता है। अगर 1.5 किलो भी लेता हूं तो एक बंदे पे कितना ही तेल हुआ? 300 ग्राम 400 ग्राम यही तेल हुआ। लेकिन एक्चुअली में महीने में उतना ही नहीं हो रहा है। जो भी आप बाहर खा रहे हो वो सारा कुछ आकर कैलकुलेट करते हो तो हर बंदा लगभग एक महीने में 2 से 2.5 किलो सिर्फ तेल कंज्यूम कर रहा है। 2 से 2.5 किलो तेल, और वो सारा कई केसेस में अनसैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसान करता है। ये जो फैट है, ये फैट का डिपोजिशन
और आपकी एक्टिविटी नहीं हो रही है, फैट का डिपोजिशन बढ़ रहा है, अगेन ये आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। हमारे जो लिवर है, आपने सुना होगा कई बार कि लोगों को फैटी लिवर हो जाता है, ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर। और अभी जो आप देख रहे हो, तो पहले क्या होता था कि फैटी लिवर सिर्फ अल्कोहलिक लोगों को होता था, लेकिन आज की डेट में अगर मैं इंडिया में बात करूं तो सबसे ज़्यादा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के केसेस हैं। 90% लोग, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में 90% लोग जिनकी उम्र 30 से ऊपर है उनको ग्रेड 1 का फैटी लिवर हो चुका है। 90% लोगों को, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है। बहुत सारे लोगों को ग्रेड 2 भी हो चुका है, बट क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम खाना पीना इतना कर रहे हैं। तो जब लिवर है, आपके आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, लंग्स है, इन सब पे जब फैट जमा होता है तो अगेन इनकी बॉडी फंक्शनिंग, इनकी जो फंक्शनिंग है वो इम्पैक्ट होती है और ढंग से काम नहीं कर पाते, अगेन बॉडी एज आपकी बढ़ा देते हैं। तो विसरल फैट, ये जो फैट जमा होता है हमारे हार्ट, लिवर, किडनी, इन सब पे, इनको हम लोग कहते हैं विसरल फैट। तो विसरल फैट लोगों का काफ़ी ज़्यादा हाई है कि मैं तो अभी जैसे हम यहाँ पर करते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन चेकअप, तो हमने यहाँ तक देखा किन्हीं किन्हीं लोगों का 25 से 30% तक विसरल फैट आ जाता है। सोच के देखिए, 25 से 30%, जो एवरेज है वो होना चाहिए, यंगस्टर्स में होना चाहिए 5% से नीचे, और जो थोड़े एज हैं लोग उनमें 10% तक का विसरल फैट होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम देख रहे हैं कि 25%, 30% यहाँ तक जाता है। 10% तो बहुत ही कम हो जाता है, होता ही नहीं है। बहुत रेयर लोग हैं जिनकी उम्र अगर 30, 35 या 40 है और उनका विसरल फैट अगर 10% है तो वो एक एक्सेप्शन हो जाता है। पर्टिकुलर यहाँ पर हम पिछले 1 महीने के अंदर में करीब 150 से 200 लोगों का बॉडी कॉम्पोजिशन कर चुके हैं, एंड जितने लोग भी 30+ हैं उनमें से हार्डली 1 या 2 लोग हैं जिनका विसरल फैट परसेंटेज 10% से नीचे है। सबका 10% से ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये फूड हैबिट्स इतने ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगेन जो फैट से रिलेटेड जितने भी हैं, फैट एंड अगेन जो दूसरा आता है विच इज़ प्रोसेस्ड फूड एंड रिफाइंड कार्ब्स, वो भी सेम उसी तरीके से काम करता है। प्रोसेस फूड्स एंड रिफाइंड कार्ब से क्या मतलब है? आप खाना खा रहे हो, घर का ही खाना खा रहे हो, लेकिन उसमें चावल हो रहा है इतना सारा और सब्जी हो रही है इतनी सी, अगेन वो पूरा का पूरा आपका रिफाइंड कार्ब्स है। रोटी खा रहे हो कितने? 4, और सब्जी खा रहे हो इतनी सी, उसमें क्या है? रोटी पूरा इज रिफाइंड कार्ब्स, तो उसमें भी पूरा का पूरा रिफाइंड कार्ब्स है। तो अगर आप एक्सेस कार्ब्स का काम होता है आपको बॉडी के एनर्जी प्रोवाइड करना, लेकिन अगर आप कार्ब्स के थ्रू बॉडी में कंजम्पशन करोगे 2500 कैलोरीज, और आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है नॉर्मल तरीके से आप खर्च हो रहे हो सिर्फ 1500 कैलोरीज, तो एक्सेस कार्ब्स कहाँ जाएंगे? वो आपकी बॉडी में फैट में रूप में बदल जाएगा। जो एक्सेस कार्ब है वो फैट में बदल गया, और फैट में बदल करके फिर से जो फैट ऑलरेडी फैट काफ़ी था उसको और बढ़ा देगा। तो एक्सेस कार्ब्स या फिर हम कहें रिफाइंड कार्ब्स, दिस इज अगेन अनदर थिंग। इवन शुगर भी अगेन वही चीज़। जितने भी आप प्रोसेस फूड, जो मैंने अभी बिस्किट की बात की, चाय और बिस्किट जो हर घर में हर रोज़ खाए जा रहे हैं, चाय में देखो 200 कैलोरीज होती है 1 कप चाय में, प्लस उसके साथ आपने 2 या 4 बिस्किट ऐड कर दी, 150 कैलोरीज वहाँ से निकल गई। तो आपके सिंपल चाय में ही 400 कैलोरीज हो गई। अगर दिन में 2 चाय पी आपने तो 1000 कैलोरीज तो आपने सिर्फ चाय से ले ली। उसके बाद जो खाना वाना खा रहे हो वो सब एक्स्ट्रा गया। तो देखो इतना ज़्यादा जो एक्सेस कैलोरी आनी वो क्या होगा? ये सारा जाकर के बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फैट जाकर के स्टोर कहाँ होगा? विसरल फैट के रूप में या सबक्यूटेनियस फैट के रूप में। तो अगेन दैट्स अनदर रीजन विच इज़ मेजरली एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स या रिफाइंड कार्ब्स। ये भी एक मेजर रीज़न है आपकी बॉडी को जल्दी एज करने का, क्योंकि वो एक्सेस कार्ब्स जाकर के स्टोर हो जाते हैं फैट बन करके। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी चीज़ जो आजकल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, मतलब आजकल और ज़्यादा दिखने लगी है हमें, वो है पुअर स्लीप क्वालिटी। अब लोग आजकल जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इनका जो ट्रेंड चला हुआ है, लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे रील्स पे स्पेंड किए जा रहे हैं। बेड पे लेट गए, खाना वाना खा गए, बेड पे चले गए, और उसके बाद बस लगे हुए हैं स्क्रोलिंग लगाने में। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा स्क्रोलिंग कर रहे हैं। 10 बजे बेड पर गए और सो रहे हैं कितने बजे? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। अब ये जो टाइम आप बेड पे बिता रहे हो और सो नहीं रहे हो, जो नॉर्मल हमारी बॉडी को चाहिए 7 से 8 घंटे की स्लीप, आप कितना सो रहे हो? 5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे। अब ये जो 5 से 6 घंटे का आपका नींद ले रहे हो, इसमें क्या हो रहा है? आपकी बॉडी की रिपेयरिंग नहीं हो रही। होता क्या है, जैसे समझिए आप कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद लगभग आपकी बॉडी एक्सेसिव वर्क करती है, इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेसिवली वर्क करते हैं 2 घंटे तक।
2 से 3 घंटे तक वो एक्सेसिव वर्क करते हैं, खाने को चर्न आउट करना वगैरह वगैरह, उसमें बॉडी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है। उसके बाद वो खाना एब्जॉर्प्शन में चला जाता है। एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, वो आराम से बॉडी करती रहती है। अब करंटली लाइफस्टाइल अगर आप देखो तो लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं कितने बजे, 9:30, 10 बजे, 10:30, 11 बजे खाना खा रहे हैं। 10:30 बजे खाना खाया आपने, 11 बजे खाना खाया आपने, उसके बाद बेड पे चले गए, 2 घंटे आपने स्क्रॉलिंग की, तो सोए आप कब, जा करके 12 बजे। अब 12 बजे जब आप सो रहे हो तो खाना डाइजेशन करने में टाइम लग रहा है, उधर डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद डाइजेस्ट करते करते खाने को बज गए 2 से 3 बजे, क्योंकि 12 बजे आप सोए थे, खाना एब्जॉर्ब करना वगैरह उन सब में लग गया, 3 बज गया आपकी बॉडी को, 3 बज गया खाना एब्जॉर्ब करने में। उसके बाद फिर बॉडी के वो रिपेयरिंग सेल्स को ढूंढेगा कि अच्छा आज पूरे दिन जो इसने मेहनत की है, मणिकांत ने इतनी मेहनत की है, इसमें इसके कौन कौन से बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़े डैमेज हुए हैं, एक्सेसिव वर्क किन में हुआ है, उन सबको फिगर आउट करेगा, उनको फिर वो न्यूट्रिशन देना शुरू करेगा और उनको रिपेयरिंग करना शुरू करेगा। लेकिन अगर वो रिपेयरिंग करने का टाइम नहीं है, अगर बॉडी में, रैंडम एग्जांपल समझिए कि आपकी बॉडी में 50,000 सेल्स या टिश्यूज़ डैमेज हुए थे, ठीक है, तो उनको रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए, उनको रिपेयर करने के लिए चाहिए उसे 4 घंटे। आप सोए ही 5 घंटे हो या आप सोए ही 6 घंटे हो, तो 4 घंटे का काम तो हुआ नहीं, तो वो करेगा क्या, वो आधा रिपेयर हुआ, आधा रह गया। अब जो पार्ट रिपेयर नहीं हुआ, जिसमें पूरी तरीके से रिपेयरिंग नहीं हुई, उसमें क्या होगा, वो एज करने लग जाएगा, वो डिग्रेड करने लग जाएगा। तो ये एक अगेन दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप कम सोते हो या सोने और खाने के बीच में डिफरेंस काफ़ी कम होता है, अगेन उस केस में भी आपकी बॉडी रिपेयर नहीं कर पाती ढंग से, जिसकी वजह से भी बॉडी एज काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। एंड दैट इज़ स्ट्रेस। हम बिना बात का स्ट्रेस लेते रहते हैं, और जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी इमरजेंसी मोड में चली जाती है। इमरजेंसी मोड में वही होता है कि कुछ खतरा आने वाला है, तो जब भी बॉडी खतरे को महसूस करती है, उस समय क्या होता है कि बॉडी जो है वो फैट्स को स्टोर करना शुरू कर देती है। क्योंकि अभी तो खतरा हमारे लिए जो भी खतरा है, लेकिन जब पहले होता था खतरा, वो होता था किसी दूसरे जानवर का खतरा या आक्रमण का खतरा या कुछ भी, जहाँ पे लोग छिप जाते थे, वहाँ पर खाने पीने की दिक्कत होती, तो इसलिए बॉडी एकदम उस मोड में आ जाती है, इमरजेंसी मोड में, फाइटिंग मोड में, और पूरा का पूरा फैट में जमा करने लग जाती है। तो अगेन जब स्ट्रेस होता है आपको, तो स्ट्रेस में अगेन बॉडी हमारी सेम तरीके से वर्क करती है। स्ट्रेस होगा, बॉडी में फैट की डिपोजिशन बढ़ जाएगी, तो स्ट्रेस को कम करें, ठीक है। अब स्ट्रेस कम करने के लिए लोग कहते हैं कि स्ट्रेस तो है ही, लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी वाइफ भी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सबको संभालना है, टारगेट्स पूरे नहीं होते, इतना ट्रैफिक है, तो स्ट्रेस तो होना ही होना है। तो स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है? तो स्ट्रेस को कम करने का मैं जो फॉलो तरीका करता हूँ वो आप भी कर सकते हो। दैट आई कॉल्ड थिंक ऑन पेपर, डोंट थिंक इन योर हेड। जब आप कोई भी चीज़ लिख करके सोचना शुरू करते हो तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो मतलब ये एक तरीका है, इस तरह के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम यहाँ पर बताते हैं। डेली हेल्थ क्लब में जब लोग आते हैं तो हम सारे एस्पेक्ट्स पे वर्क करते हैं लोगों की, कि ताकि उनका प्रॉपर जो भी गोल लेके आए हैं वो गोल पूरा हो, उसके लिए हम सारे एस्पेक्ट्स इस तरह के न्यूट्रिशनल एंड नॉन न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स को भी कवर करते हैं। तो उन्हीं में से एक है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में मैंने जैसे बताया आपको, थिंक ऑन पेपर, डोंट थिंक इन योर हेड। आप पेपर उठाओ, पेन उठाओ और लिखो कि स्ट्रेस क्या हो रहा है, एंड देन उसके बाद उसके कारण लिखो क्या क्या है, एंड देन उसके बाद फिर उसके सोल्यूशंस अपने आप निकल के आने शुरू हो जाएंगे। बिलीव मी, अगर कोई भी किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, जस्ट राइट दैट डाउन, और उसके बाद फिर उसके आगे थोड़े से और चीज़ें लिख लो, क्या हो सकता है, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्या उसके लिए तैयार नहीं हूँ, अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या अप्रोचेस ले सकता हूँ, किस किस की हेल्प ले सकता हूँ, अगर मेरे से नहीं हो रहा तो मैं और किस किस की हेल्प ले सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप पेपर पर लिखो, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हम लोग की ये आदत नहीं है, हम लोग ना आजकल डिजिटल दुनिया हो गई है ना, तो इसलिए लैपटॉप की आदत लगी है, पेन पेपर छोड़ दिया हमने। तो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू गो बैक टू दैट प्रीवियस थिंग, वेयर इज आप पेन पेपर पर लिख करके अब चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करो, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो दैट्स अगेन स्ट्रेस। दूसरी, आजकल जो शौक में लोग कर रहे हैं, विच इज़ स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग एंड अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें, क्योंकि वो जो है वो एक जो जिस चीज़ की बॉडी को ज़रूरत नहीं है वो चीज़ वो प्रोवाइड करता है। तो अगर आप देखो तो अल्कोहल या सिगरेट या स्मोकिंग किसी भी तरह की हम बात करें, या फिर इवन तंबाकू है, गुटखा है, ये सब चीज़ें, ये सब क्या करती हैं, ये ना आपके कुछ नर्वस और इन सबको ना वो सप्रेस कर देती हैं,
तो सप्रेस कर देने का मतलब कि जो चीज़ ऑलरेडी काम हो रहा था उसको आपने उसको दबा दिया, जिसकी वजह से वो ऑर्गन वो फंक्शन कुछ देर के लिए काम नहीं कर रहा ठीक से। इसकी वजह से आपको जो फील होता है वो फील होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो पेन वाला नर्व है वो दब जाता है और कुछ और चीज़ें नहीं होती हैं। ये चीज़ अगर लगातार होती रहेगी तो लगातार होने पर क्या होगा, अगेन फिर से वो प्रॉब्लम रहेगी कि लगातार अगर ये किसी चीज़ को दबाते जाए तो उसका शेप चेंज हो जाता है। उस तरह से हमारी बॉडी है। अगर अल्कोहल और स्मोकिंग के थ्रू लगातार चीज़ को सप्रेस किया जाता है, कुछ ऑर्गन्स को ज़बरदस्ती ज़्यादा स्ट्रेस में डाला जाता है, तो वो ऑर्गन उस तरीके से वर्क करने लग जाता है। जैसे एक छोटा सा इसमें एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोगों के आपके घर में ना स्पॉन्ज होगा, ठीक है, एक जो वो वाला फोम वाला जो स्पॉन्ज आता है, उसको आप दबा के रखो, दबाते रहो तो शुरू में बहुत अच्छा पफिनेस देगा, लेकिन उसको अगर दबा करके आपने छोड़ दिया 2 घंटे 3 घंटे या 1 दिन 2 दिन छोड़ दिया तो वो वैसा ही शेप में आ जाता है, वैसा ही शेप हो जाता है, वापस अपना रीगेन शेप नहीं करता। सेम होता है हमारी बॉडी में। जब आप इस तरह का एक्सेसिव स्मोक, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से आप अपने बॉडी ऑर्गन्स को स्ट्रेस देते हो तो वो वैसे ही शेप में आ जाते हैं। फिर नॉर्मली लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन किसी तरह का भी नशा करते हो उन सब में यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो बॉडी वापस उस शेप में आना नहीं चाहती, नॉर्मल रीगेन शेप नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करता, इसलिए उसके और ज़्यादा चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। आपको जाना है तो आप मे बी डॉक्टर्स वगैरह से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने बात कर ली कि क्यों होता है। अब आता है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी होगी वो होगा आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खाना खाइए। जैसे मैंने अभी बताया, प्रोटीन का एक एग्जांपल दिया मैंने, तो प्रोटीन देखिए, अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपको 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी। थोड़ी सी आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल है तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी। थोड़ी एक्टिव, मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल है आपकी 1.2 ग्राम्स पर केजी। और अगर आप जिम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो 1.5 टू 2 ग्राम्स पर केजी डिपेंडिंग ऑन योर वर्कआउट, उसके हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहला आपने प्रोटीन को कवर किया, तो प्रोटीन। नेक्स्ट, आप मल्टीविटामिन्स लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं कि खाने में इतने सारे की चीज़ें हम खा रहे हैं इससे सारा कवर हो जाता है, मल्टीविटामिन अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई वुड रिकमेंड कि आप मल्टीविटामिन शुरू कीजिए, एक अच्छे ट्रस्टेड ब्रांड का मल्टीविटामिन लेना शुरू कीजिए। हम यहाँ जो लोग आते हैं हेल्थ क्लब में, दिल्ली हेल्थ क्लब में, यहाँ हम उनका पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन बनाते हैं। मल्टीविटामिन तो सबको दिया जाता है, तो वो तो रहेगा। इसके साथ साथ अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, यानी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, वहाँ एजिंग ज़्यादा हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, स्किन और हेयर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, वो ज़्यादा एज हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी ऑर्गन्स, तो हेयर और स्किन के लिए एक अलग से सप्लीमेंट है जो आप ले सकते हो। नॉर्मली जो हम कोलेजन कहते हैं, कोलेजन हम लोग बढ़ाना शुरू करते हैं। अगर आपकी बोन की हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो रही है तो वहाँ पर बोन हेल्थ, ओमेगा 3, ये सब चीज़ें हम ऐड कराना शुरू करते हैं। आपके लिवर, किडनी वगैरह इन सब में इश्यूज़ हो रहे हैं तो लिवर के लिए देयर इज अ सेपरेट सप्लीमेंट फॉर दैट। ठीक है, नींद है, आपकी नींद कम न हो रही है या नींद नहीं आ रही ढंग से, तो उसके लिए भी हैव अ सेपरेट सप्लीमेंट फॉर दैट। जो मतलब आपकी बॉडी के एजिंग में जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा एज हो रही हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं बॉडी पार्ट्स हैं ज़्यादा एज हो रहे हैं, उनके लिए स्पेशल सप्लीमेंट्स, और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल सप्लीमेंट्स। तो इस तरह के सप्लीमेंटेशन अगर आप ऐड करते हो अपनी बॉडी में तो देन वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि आपकी बॉडी वापस से रिकवर होना शुरू हो रही है। ठीक है, अगर आप दिल्ली हेल्थ क्लब आते हो, जैसे हमारी एक्सपर्टीज़ ही इसी में है कि अभी जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा एक्चुअल एज 40 है और मेरा बॉडी एज अगर हम देखें 41 आता है, मतलब 40 आए 41 आता है, यही मेरी बॉडी एज भी आती है। तो मेरे बॉडी के ऑर्गन्स उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं। मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ की एज अभी 37 है और उसकी बॉडी एज भी 37-38 यही रहती है हमेशा। तो हम लोग ने अपने बॉडी को इस तरह से किया हुआ है कि हमारी बॉडी एज जो ऑर्गन्स हैं वो उसी लेवल पर है। एंड बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ। आदर्श नगर पार्क में हम लोग एक जैसे बॉडी कॉम्पोजिशन, फ्री बॉडी कॉम्पोजिशन चेकअप कर रहे थे, तो वहाँ पर मैं एक रिटायर्ड आदमी से मिला। ही वॉज इन शायद मिलिट्री और पुलिस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उनकी जो एज थी दैट वाज 63, और जब हमने उनकी बॉडी एज चेक की तो ही वॉज 54। तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव था। उनकी बॉडी फैट मतलब सारे पैरामीटर्स परफेक्ट थे एंड ही वॉज लुकिंग लाइक यंग, फिट, फाइन। मतलब क्या हम लोग 30-40 के बंदे उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। ही वॉज दैट काइंड ऑफ फिट।
क्योंकि उनकी बॉडी एज, ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट। तो दैट्स द थिंग जो अभी ज़रूरत है आप लोग की, हमें, कि अपनी कंट्रोल करें, डाइट को कंट्रोल करें, सब चीज़ों को कंट्रोल करके वी शुड टैकल कि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करे। क्योंकि आप एंड ऑफ द डे कर क्या रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? खाने के लिए तो कर रहे हो। कई बार हम सिर्फ सस्ता खाने के चक्कर में अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, न्यूट्रिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो आप सोच के देखो, अगर आपकी बॉडी ही अच्छी नहीं है तो फिर क्या ही रहेगा। तो इसलिए कहावत भी तो वैसे ही है ना कि पहला सुख निरोगी काया। लेकिन अगर आपका पहला सुख निरोगी काया नहीं है, आपके पैसे आपके पास खूब हैं, लेकिन आपका पेट साफ नहीं है, कहाँ से आप चलेगा? ठीक है, आप अपनी वाइफ के साथ आप एक मैरिड हो, कपल हो, लेकिन आपका पेट साफ नहीं है, हेल्थ अच्छा नहीं है, तो क्या ही आप सेक्स करोगे, क्या ही आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे? यू विल नॉट स्पेंड, यू विल नॉट हैव अ हैप्पी लाइफ। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी सही है तो लाइफ में बाकी सारी चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। पैसा अचीव किया जा सकता है, रिलेशनशिप्स बनाए जा सकते हैं, घर बनाया जा सकता है, गाड़ी खरीदी जा सकती है, कारें खरीदी सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो बाकी सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो विद दैट नोट विल पुट एन एंड टू दिस podcast or this communication, and with that note we'll put an end to this video. आप लोग के कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। और आपको अगर दिल्ली हेल्थ क्लब के बारे में और जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए। यू विल गेट टू नो फिजिकल क्लब विच इज़ इन आदर्श नगर, दिल्ली हेल्थ क्लब। जो बॉडी कॉम्पोजिशन की मैंने बात की वो फ्री में हर किसी के लिए अवेलेबल है। आप भी अगर आसपास रहते हैं तो आ करके अपना बॉडी कॉम्पोजिशन बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। उसके बाद आप ऑप्ट करना चाहते हैं हमारे न्यूट्रिशन को या नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो हम उसके लिए कोई भी फोर्स नहीं करते, तो दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।